नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको एक चैप्टर कराने जा रही हूँ जिसका नाम है जन्मभूमि का मान। ठीक है, ये जो चैप्टर है जन्मभूमि का मान, इसको जो है लिखा है जो लेखक है हमारे, उनका नाम है हरि कृष्ण प्रेमी। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें जो ये लेखक हैं, ठीक है, इनका जो जन्म है 1908 ईस्वी में हुआ था। इनकी हिंदी भाषा में एक कवि के रूप में इन्होंने पदार्पण किया था, यानी कि हिंदी एक कवि के रूप में इन्होंने हिंदी जगत में इनका आगमन हुआ था। इनके अनेक कविताएं हैं, कविता संग्रह लिखा हुआ है और जो प्रकाशित भी हुए थे, और नाटककार के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य में अच्छी खासी ख्याति भी प्राप्त की है। इन्होंने 1 दर्जन से अधिक नाटक लिखे हैं, नाटकों की तरह एकांकी रचना की जिसमें ऐतिहासिक तथा सामाजिक दोनों ही प्रकार की कथा वस्तु रखी है। इनके प्रसिद्ध जो नाटक हैं वो हैं रक्षाबंधन, प्रतिशोध, आहुति, स्वप्नभंग, विषमान, शपथ। जो इनका एकांकी संग्रह है उसमें शामिल है मंदिर, बादलों के पार और नई संज्ञा। इनका निधन यानी कि इनकी मृत्यु जो है वो 1974 ईस्वी में हुई थी। ये जो पाठ है जन्मभूमि का मान, ठीक है, इस पाठ को लिखने का उद्देश्य है कि बच्चों के मन में देश प्रेम की भावना को जागृत करना, उनके अंदर साहस बढ़ाना, वीरता के भाव बढ़ाना, एकता की भावना विकसित करना, राष्ट्रीय सम्मान के लिए बलिदान होने की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, ये तो मुख्य उद्देश्य था इस पाठ का। ठीक है, अब ये जो पाठ है जिसका नाम है जन्मभूमि की मान, इसमें बताया गया है कि जन्मभूमि जो हमारी जननी और जन्मभूमि यानी कि पैदा करने वाली और जो हमारी धरती है वो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। यदि जन्मभूमि के मान की रक्षा के लिए उसका सपूत प्राणों की बलि दे दे तो शत्रु भी उसके देश प्रेम के समक्ष जो है वो नतमस्तक हो जाते हैं। ठीक है, इतिहास की ऐसी गौरवपूर्ण गाथाओं को युगों तक भूला नहीं जा सकता है। ठीक है, ये जो पाठ है वो एक प्रकार का नाटक है। ठीक है, इसको नाट्य विधा के नाम से हम जानते हैं, इसको नाट्य विधा कहें कि नाटक है ये। ठीक है, इसमें अनेक जो है वो दृश्य हैं, पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, तीसरा दृश्य और चौथा दृश्य, 4 इसमें दृश्य हैं जो हैं वो दिखाए जाएंगे। नाटक है ये। ठीक है, किस प्रकार से मंचित किया जाता है, किस प्रकार से दिखाया जाता है, क्या क्या प्रतिक्रियाएं वे करते हैं एक नाटक करते हुए, तो इसको पढ़ने के साथ साथ हम समझेंगे भी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसके पहले दृश्य से। पहला दृश्य आता है इसमें कि स्थान है बूंदीगढ़, एक जगह का नाम है ये। ठीक है, बूंदीगढ़ जगह का नाम है। वहाँ पर जो है ब्रैकेट में जो दिया गया है उसको समझना। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कमरे का दृश्य है। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों बैठकर जो है वो बात कर रहे हैं। कौन? राव हेमू और मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह। अब ये डायलॉग बाजी जो है वो करते हैं, यानी कि डायलॉग एक दूसरे को सुनाते हैं, संवाद का आदान प्रदान करते हैं। नाटक में क्या होता है, संवाद का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने नाटक का आदान प्रदान, संवादों का आदान प्रदान किया है। इसमें पहले अभय सिंह क्या कहता है, महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। मतलब ये अपने जो है विचार वहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद राव हेमू बोलता है, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? यहाँ पर बूंदी क्या है? जगह है। ठीक है, बूंदीगढ़ ऊपर स्थान का नाम था ना, बूंदीगढ़, बूंदी उसका शॉर्ट फॉर्म जो है उसको कह रहे हैं। तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? अधीनता स्वीकार करना मतलब उनके गुलाम होना, तो मेवाड़ की गुलामी स्वीकार करने के लिए क्यों आए हैं? ठीक है, अभय सिंह बोलता है, महाराव हम राजपूतों की छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है? इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रहें। राव हेमू बोलते हैं, और वह केंद्र है चित्तौड़। ठीक है, अभय सिंह बोलता है कि इसमें कोई संदेह है
महाराव चित्तौड़गढ़ का गत गौरव फिर लौटा है। यानी कि चित्तौड़गढ़ भी जो है वो जगह का नाम है, ठीक है। वो कहते हैं कि जो चित्तौड़गढ़ का गौरव नष्ट हो गया था वो दोबारा से लौट आया है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं कि आज भी उसी तरह रहें। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित, यानी कि वो चाहते हैं कि जो राजा वहाँ पर राज कर रहा है, वो जो बूंदी जो शहर है, बूंदी जो गाँव है, जो देश है, ठीक है, उस पर आज भी चित्तौड़ जो है वो राज करता रहे। अभय सिंह बोलते हैं, राव हेमू बोलते हैं, बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित, यह तुम क्या कहते हो? अभय सिंह जी, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। ये हाड़ा वंश जो है ना, तरह तरह के वंश हुए, राजपूत वंश हुआ, हाड़ा वंश हुआ, राजपूत चौहान वंश हुआ, या इस तरह से मेवाड़ वंश हुआ। तो यहाँ पर इन वंशों का जो एक वंश है जिसका नाम है हाड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो हाड़ा वंश है वो कभी भी किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करता है, चाहे वो विदेशी शक्ति हो, चाहे वो अपने ही देश की मेवाड़ शक्ति क्यों ना हो, या फिर वो महाराणा क्यों ना हो, ठीक है। अभय सिंह बोलते हैं, महाराव आप राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है। जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। महाराणा लाखा की यहाँ पर विशेषता के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पर जो महाराणा लाखा है वो क्या चाहते हैं कि सारे राजपूत जो हैं वो एक साथ मिलकर चलें ताकि हम विदेशी ताकतों को हरा सकें। और वो ये भी बताता है कि सिर्फ ये ऐसी पावर, ऐसी ताकत किस में है? सिर्फ महाराणा लाखा में ही है, जो सारे राजपूतों को एक साथ मिलाकर रख सकता है। राव हेमू बोलते हैं, ताकत की तो बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। नाज मतलब गर्व है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ और अपने प्राणों में आश्रय ना दे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है, हाँ उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। श्री गणेश होने का मतलब होता है आरंभ होना, शुरुआत होना, ठीक है। तो कहते हैं कि वैसे तो राजपूत क्या हैं, एकजुट हैं, एक साथ मिलकर चल रहे हैं, वो एक ही माला में पिरे हुए हैं, लेकिन हाँ अब अगर ऐसी बात हुई तो यहाँ पर जो एकजुट होने की बात है अब वो टूटती हुई नजर आ रही है। यानी कि सारे राजपूत जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाना चाहते हैं। अभय सिंह बोलते हैं, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए हैं। यानी कि हमारे देश में जो है वो अनुशासन की कमी है, इससे हमारे देश के जो है टुकड़े टुकड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि सब पूरा देश जो है वो अलग अलग नज़र आ रहा है, ठीक है। राव हेमू कहते हैं कि किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए हैं। राव हेमू बोलते हैं, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का नहीं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी राज्य क्षेत्र, बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर कर सकता है। वह अधीन होकर किसी की सेवा करना पसंद नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर वो बताते हैं कि जो हाड़ा वंश के जो लोग हैं, हाड़ा वंश की जो परंपरा है, वो क्या कहते हैं कि हमें प्रेम से अनुशासन में कर लो। प्रेम का अनुशासन वो मानते हैं, लेकिन शक्ति का अनुशासन उनको नहीं करना आता है, उसको नहीं मानते हैं। तो कहते हैं कि मेवाड़ के महाराणा को यदि जाति भाइयों पर तलवार आजमाने की इच्छा हुई है, जाति भाइयों पर यानी कि अपने ही लोगों पर वो गुस्सा करना चाहते हैं, अपने ही लोगों पर वो तलवार आजमाना चाहते हैं, तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो बूंदी क्षेत्र है, बूंदी राज्य है, वो क्या है, एक स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर कर सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना बूंदी राज्य को पसंद नहीं है। बूंदी राज्य यहाँ पर वहाँ के लोगों के बारे में है और वहाँ के राजा के बारे में है, ठीक है। अभय सिंह कहता है तो मैं जाऊँ? राव हेमू बोलते हैं, आपकी इच्छा, मर्जी है, आप जाओ या ना जाओ। यहाँ पर जो है दोनों का दो तरफ प्रस्थान होता है, यानी कि एक दूसरी तरफ निकल जाता है और दूसरी तरफ निकल जाता है। पट परिवर्तन, यानी कि यहाँ पर जो है पर्दा गिरता है और दूसरा पर्दा आता है, यानी कि एक पर्दा जिस कमरे का दृश्य वहाँ पर दिखाया गया था वो कमरे का दृश्य खत्म हो जाता है और दूसरा दृश्य जो है वो चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। ये जो दूसरा दृश्य है वो कहाँ का दिखाया गया है? चित्तौड़ का राजमहल। पहले कौन सा दृश्य था? बूंदीगढ़ का था,
अब जो दृश्य दिखाया गया है वो है चित्तौड़ के राजमहल का पर्दा दिखाया गया है, जिसमें चित्तौड़ का राजमहल दिखाया है। उसमें क्या दिखाया गया है कि महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रही हैं, यानी कि चिंता है, चिंता में वो घूम रही हैं अपने ही महल में। ठीक है, आगे वो कहते हैं कि लाखा बोलता है, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा ही हृदय जानता है। ठीक है, आगे वो ये कहते हैं कि मेवाड़ का जो गौरवपूर्ण इतिहास है, मैंने उसमें कलंक का टीका लगाया है। लाखा कहते हैं कि यानी कि मैंने ऐसा काम किया है जिससे हमारा जो हाड़ा वंश है, मेवाड़ वंश है, उस पर कलंकित, इसका इतिहास जो है वो कलंकित हो गया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को किस प्रकार पराजित किया, विफल किया, यानी कि वो हाड़ाओं से हार गए हैं मेवाड़। ठीक है, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय ही जानता है। आगे का वो बताते हैं कि आगे क्या है। देखिए, ब्रैकेट में जो चीज़ होती हैं वो लोग करते हैं कि अभय सिंह का प्रवेश होता है, महाराणा का उसका अभिवादन करना होता है। अभय सिंह आता है, कहता है, महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को इच्छुक हैं। दरबार के सभासद यानी कि दरबार में जो उसके जितने भी मंत्री होते हैं वो चाहते हैं कि हम महाराणा से मिलें, तो उनका संदेशा लेकर वो आता है। वो कहता है, महाराज जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। महाराणा बोलते हैं, सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें निमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू ने पराजित पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बप्पा रावल और वीरवर हिम्मर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। यहाँ पर जो महाराणा है वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो निमरा में जो युद्ध हुआ था, निमरा के मैदान में जो युद्ध हुआ था, और बूंदी के जो राजा थे राव हेमू, उनसे वो हार गए थे। कौन? महाराणा। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर, और यहाँ पर वो मेंशन भी कर रहे हैं कि बप्पा रावल और वीरवर हिमर, यानी कि ये इनके दादा परदादा हुए हैं। ठीक है, जिनका खून जो है उनकी धमनियों में बह रहा है और प्राणों के भय से वो भाग गए हैं। ठीक है, यानी कि डर की वजह से कि मेरी हत्या ना हो जाए, मेरी मृत्यु ना हो जाए, और वो वहाँ से युद्ध क्षेत्र से भाग गए हैं। तो ये कहते हैं कि ये कितने कलंक की बात है। उसके बाद अभय सिंह बोलते हैं, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं? जरा सी बात यानी कि अगर आप युद्ध क्षेत्र से बाहर आ गए हैं तो कोई जान बचाने के लिए तो छोटी सी बात है। महाराणा, हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहाँ से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध, और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? यानी कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो बूंदी क्षेत्र के जो राजा थे, उन्होंने कब हमला किया था? रात को हमला किया था हाड़ाओं ने। ठीक है, हाड़ाओं ने कब हमला किया? रात को किया, और एकदम से हमला हो गया तो इससे घबराकर जो है वो सैनिक भाग खड़े हुए, अपने प्राण बचाने लगे। लेकिन जो ये महाराणा थे, उन्होंने फिर भी जो बूंदी क्षेत्र के जो राजा थे राव हेमू, उनसे लड़ाई की। लेकिन जो इनके सैनिक थे, जैसे अभय सिंह है या और सैनिक है जो उनके मंत्री हुए, इन्होंने वहाँ से उनको ज़बरदस्ती खींच लिया। ठीक है, तो कहते हैं कि इसमें आपका कसूर नहीं है, इसमें अपराध किसका है? हमारा है, क्योंकि हम आपको वहाँ से खींच कर लाए थे। ठीक है, इससे हमारे गौरव में या हमारे जो देश के गौरव में कोई भी कमी नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद महाराणा कहते हैं, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता। खाल मोटी होना, ठीक है, यहाँ पर ये मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ठीक है, खाल मोटी होना यानी कि किसी भी चीज़ का असर ना होना। ठीक है, जो गेंडा होता है उसकी खाल कैसी होती है? बहुत ही मोटी होती है, चाहे उसमें तीर चला लो, भाले चला लो, ठीक है, उसका असर नहीं होता है, बहुत चमड़ी सख्त होती है उसकी। ठीक है, तो वो उसको भेद नहीं पाती। तो यहाँ पर यही बात है कि जिसकी खाल मोटी होती है, जिसके कुछ भी कहने या कुछ भी करने से जिसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है,
तो उसके लिए अपयश कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो अपने आन को प्राणों से बढ़कर समझते हैं वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें, यह कैसी उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह, मैं अपने मस्तक से इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। यहाँ पर वो मेंशन कर रहे हैं कि जो यानी कि जिसकी खाल मोटी है, जो वैसे व्यक्ति हैं जिसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, तो उनको कहते हैं कि उनके ऊपर यश और कलंक का कोई अपमान का कोई जो है असर नहीं होता, चाहे उसको कितना ही अपमानित करो उन पर असर नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने सम्मान को अपने प्राणों से बढ़कर मानते हैं, तो कहते हैं उनको अगर पराजय का मुख देखना पड़े तो उसके लिए सबसे बेशर्म की बात है या उपहासजनक बात है, या लोग उसका जो है मजाक बनाएंगे। तो कहते हैं कि अभय सिंह, मैं अपने इस कलंक को मिटा देना चाहता हूँ। अभय सिंह बोलते हैं, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर आपके प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। आज्ञा कीजिए, जो कुछ भी आप कहोगे हम हाजिर हैं। महाराणा बोलते हैं, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुँचा है। महारावल बप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूँगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। यहाँ पर महाराणा यानी कि जो जिनका नाम लाखा है वो यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अपने वंशजों की, कौन वंशज, महारावल बप्पा, ठीक है, उनका वंशज यानी कि उनके जो हैं वंश से उत्पन्न हुआ हूँ मैं आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मैं बूंदी के दुर्ग में, दुर्ग मतलब महल में, ससैन्य यानी कि सैनिकों के साथ प्रवेश नहीं कर लेता, उन पर अधिकार नहीं जमा लेता, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। अन्न यानी कि ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊँगा, ठीक है। अभय सिंह बोलते हैं, महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए आपकी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है। बूंदी को उसकी धृष्टता के लिए तो दंड दिया ही जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने में यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे, इसलिए ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा आप ना करें। अभय सिंह जो है उनको समझा रहे हैं, किसको, महाराणा को, लाखा को, महाराणा लाखा को, कि दुर्ग जो है, जो बूंदी का जो महल है वो कितना है, छोटा सा है, ठीक है। उसके लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा यानी कि अन्न जल त्याग देना, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हाड़ा के लोगों में, हाड़ा के सैनिकों में बहुत वीरता जो है वो भरी हुई है। वो युद्ध करने में यमराज से भी नहीं डरते, यानी कि अपनी मृत्यु का बलिदान करने से भी नहीं डरते हैं। इसमें संदेह नहीं कि विजय जो है हमारी ही होगी, लेकिन निश्चयपूर्वक विजय हमारी होगी। लेकिन कितने दिन लग जाएं इसमें विजय प्राप्त करने में, ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ऐसी प्रतिज्ञा ना करो, अन्न जल ग्रहण त्याग की जो प्रतिज्ञा है वो ना करो, ठीक है। महाराणा कहते हैं, आप यह कहते हैं सेनापति जी, क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो। प्राण जाई पर वचन ना जाई, ठीक है। वो कहते हैं कि यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। सूर्यवंशी लोग हैं हम, ठीक है। हम अपने कहे कि अपनी जो प्रतिज्ञा हम कर लेते हैं तो उसको कभी भी नहीं तोड़ते हैं। जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया उसे बीच में ही नहीं लौटाया जा सकता, ठीक है। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ, और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी भी प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। वो कहते हैं कि ये मूल मंत्र इन्होंने बताया अपना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। फिर वो कहते हैं कि अगर एक बार तीर तरकस से निकल गया है तो वापस नहीं डलता, कमान पर चढ़ गया है और छूट गया है तो उसको वापस नहीं ला सकते। ऐसे ही मैंने प्रतिज्ञा ले ली तो ले ली, अब मैं अपनी प्रतिज्ञा से कभी भी वापस नहीं मुड़ूंगा। और वो ये कहते हैं कि जो अभी पीछे युद्ध हुआ है, ठीक है, उस युद्ध में हमें इतने भली भांति जो है वो ज्ञात हो चुका है कि जो हाड़ा जाति के लोग हैं वो वीरता में कम नहीं हैं, यानी कि वो एक दूसरे से बढ़कर हैं, उनमें बहुत वीरता जो है वो भरी हुई है।
आगे जो है वो कहते हैं नेपथ्य में गान। नेपथ्य होता है पीछे, पर्दे के पीछे, ठीक है। नेपथ्य क्या होगा? पर्दे के पीछे में गान, यानी कि गाना जो है वो गा रहे हैं। कौन? कुछ लोग जो हैं वो गाना गा रहे हैं और वो कहते हैं, ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से हैं गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियारा, तोड़ मोतियों का मतवाला, तोड़ मोतियों की मतमाला, ये छाती में छेद कराकर एक हुए हैं हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। एक प्रकार का गीत है जो पर्दे के पीछे से आवाज़ से आ रहा है। गाते हुए चारणी का प्रवेश। चारणी कौन होती है? सेविका, ठीक है। चारणी का अर्थ होता है सेविका, ठीक है। आगे महाराणा कहते हैं, तुम क्या गा रही थी चारणी? तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ, ठीक है। वो उसको सेविका जो है उससे कह रही है कि तुम कौन सा गीत गा रही हो कि मोतियों की माला मत तोड़ो, अपनी जो राजपूत जाति है उसको टूटने से बचाओ या उसको मत तोड़ो। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो राणा है, महाराणा है, वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस गीत को झुठलाने जा रहा हूँ। जो आदेश तुम दे रही हो कि मोतियों की माला मत तोड़ो या राजस्थानी या जो राजपूत जो हैं उनको उनको अलग अलग मत करो, तो आगे वो कहते हैं कि कुछ आदेश जो तुम दे रही थी, लेकिन मैं इस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, राजपूत जो हैं उनको एक दूसरे की दुश्मनी जो है उसमें पैदा करने जा रहा हूँ। आगे चारणी कहती है, यानी कि सेविका जो है वो कहती है कि यह आप क्या कहते हैं महाराणा, आपके विवेक पर सभी को विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि इस समय के फेर से आज हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के अनंत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। मेवाड़ को उनकी विपत्ति के दिनों में सहायता दे रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी है तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहे। यहाँ पर चारणी जो है, जो सेविका है, वो राणा से कहती हैं कि आप ये कौन सी बात कर रहे हैं कि आप जो हमारे देश को जोड़ने की जो श्रृंखला है उसको तोड़ने जा रहे हैं। आप अपने विवेक पर जो है थोड़ा सा विश्वास रखिए। महाराणा कहते हैं, चारणी बहुत देर से आई। अभय सिंह, चारणी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न लेंगे अन्न जल ग्रहण न करेंगे। चारणी कहती है आगे, दुर्भाग्य यानी कि अच्छी नहीं है कुछ सोचकर महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई भी शुभचिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकेगा। मतलब वो कहती है, समझाना चाहती है कि महाराणा जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लोगों में देश के प्रति देशभक्ति की भावना को जागृत करूंगी अपने गीतों के माध्यम से। और कोई भी अगर शुभचिंतक है इस देश का, तो वो कहता है कि इस विद्वेष की भावना यानी कि जो एक दूसरे के मन में जो वैर भावना है उसको फैलने देना नहीं चाहती है और ना ही कोई इसको फैलने देना पसंद करेगा। आगे अभय सिंह कहते हैं, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। चारणी बोलती हैं, उसका एक उपाय है, वह यह कि यदि बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए, महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? महाराणा यानी कि वो एक नाटक करने के लिए बोलती है कि ऐसा ही एक नकली दुर्ग बनाया जाए और महाराणा जो है उसको तोड़ दे, उसको ख़त्म कर दें, और इससे जो है नकली दुर्ग तोड़ने से उसकी महाराणा की जो है वो प्रतिज्ञा पूरा हो जाएगी। फिर वो महाराणा से पूछती है कि महाराणा जी, क्या आपको मेरा ऐसा प्रस्ताव स्वीकार है कि हम नकली दुर्ग बनाएंगे और उसको तोड़ देंगे? फिर महाराणा जो है वो ये कहते हैं कि अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूँगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष ना मिलेगा। सेनापति, नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करो। सबका प्रस्थान। यहाँ पर क्या है
कि जो महाराणा है उसको ये तरकीब जो है, उसकी चारणी की तरकीब जो है वो पसंद आती है। वो कहती है कि ठीक है, एक नकली दुर्ग बनाते हैं, उसका मैं जो हूँ विनाश कर दूंगा। अपनी प्रतिज्ञा को तो मैं वापस ले नहीं सकता, लेकिन हाँ एक नाटक जो है हम इस तरह का कर सकते हैं और मैं मेरे व्रत का पालन भी पूरा हो जाएगा कि मैंने उनका दुर्ग जो है वो उसको तोड़ दिया है, उसका नाश कर दिया है। और फिर वो कहते हैं कि किंतु जो हाड़े हैं यानी कि जो उद्दंडता उन्होंने तैयार की थी या लोगों के अंदर की थी, जो भी प्रपंच उन्होंने लिया था, कहते कि उसका जो है मैं उसको दंड दिए बिना उनको नहीं रहूँगा, उनको दंड जरूर देंगे। तो वो सेनापति को बोलते हैं कि नकली दुर्ग बनाने का जो है प्रबंध करो, और सभी जो हैं यहाँ से निकल जाते हैं। आगे का तीसरा और चौथा दृश्य जो है हम कल की वीडियो में करेंगे।